नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को गुरुग्राम में साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय कैंपस का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की दूरदर्शिता के साथ ही वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के सिद्धांत पर अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में गुरुग्राम में साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय कैंपस की स्थापना भारत में उच्च शिक्षा के मानकों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का सशक्त माध्यम है। मुख्यमंत्री ने कहा, आज हरियाणा बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता के साथ विदेशी निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। साथ ही खुशी जताते हुए उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन, जो विश्व के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में से एक है, आज हरियाणा के गुरुग्राम में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। ये भारत और इंग्लैंड के बीच शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ते सहयोग का प्रतीक है। और मुझे ये भी खुशी है कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन यह एक परिसर हरियाणा को वैश्विक शिक्षा हब बनाने में एक मील का पत्थर भी साबित होगा। हमारा लक्ष्य हरियाणा को एक ऐसा कौशल हब बनाना है जहां हमारे युवा न केवल रोजगार पाने वाले हों बल्कि रोजगार देने वाले हों। आज विश्व के साथ कदम ताल करने के लिए आने वाले समय में हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने प्रशासनिक सचिवों के साथ 100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को प्रगति की समीक्षा की। बैठक में प्रशासनिक सचिव ने गृह, सहकारिता, नगर और ग्राम योजना तथा शहरी स्थानीय निकाय विभागों से जुड़ी 28,641 करोड़ रुपए से अधिक की 25 परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने अधिकारियों से बाधाओं को तेजी से दूर करने और परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही बैठक में बताया गया कि गृह विभाग के अंतर्गत पुलिस थानों और चौकियों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही 100 करोड़ रुपए की परियोजना पूरी हो चुकी है। इस पहल से जन सुरक्षा और कानून परिवर्तन क्षमताओं को उल्लेखनीय रूप से मजबूती मिली है। हरियाणा सरकार राजस्व सुधारों में तेजी लाते हुए, जिसमें डिजिटल भूमि प्रावधान, सीमा निर्धारण और कागज रहित संपत्ति पंजीकरण जैसे अहम प्रोजेक्ट शामिल हैं, जिस पर वित्त आयुक्त राजस्व डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने सभी उपायुक्त के साथ समीक्षा बैठक में इन परियोजनाओं को काम में समय से पूरा होने पर जोर देते हुए अगस्त 2025 तक भूखंड मानचित्रों के डिजिटलीकरण, सत्यापन और उत्तर प्रदेश के साथ 1221 सीमा स्तंभ स्थापित करने के निर्देश दिए, जिसमें स्तंभ लगाने का कार्य पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल और करनाल सहित कई जिलों में किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि डिजिटल भूमि रिकॉर्ड के वेरिफिकेशन के साथ राज्य में आधुनिक राजस्व रिकॉर्ड कक्ष स्थापित किए जा रहे हैं। जल्द ही पासपोर्ट सेवा केंद्र की तर्ज पर ही पूरी पंजीकरण प्रक्रिया कागज के साथ होगी। साथ ही नया पोर्टल और सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है, जो म्यूटेशन को भी तुरंत स्वीकृत करेगा, जिसकी सीमांकन प्रक्रिया अब उन्नत रिसोर्स से संचालित होगी। साथ ही सभी उपायुक्त को कर्मचारियों के प्रशिक्षण के निर्देश दिए गए। साथ ही बैठक में लापरवाही बरतने वाले 38 राजस्व अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की घोषणा की गई। हिसार के भारतनगर में एक युवक की संदिग्ध मौत के मामले में परिजनों ने लगातार धरना किया, तो वहीं बुधवार को तहसीलदार पुलिस टीम के साथ नोटिस देने धरना स्थल पहुंचे, लेकिन परिजनों ने नोटिस लेने से इनकार कर दिया और सवाल जवाब करते रहे, जिसके बाद तहसीलदार वापस लौट आए। तहसीलदार ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी के साथ हो चुका है और अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए, लेकिन परिजन अड़े रहे। इसको लेकर महापंचायत भी हुई, जिसमें एक कमेटी गठित की गई और कमेटी ने अंतिम संस्कार के लिए 3 दिन का समय मांगा।
साथ ही कमेटी ने चेतावनी भी दी है, अगर पुलिस ने जबरन अंतिम संस्कार करवाया तो शमशान घाट से हरियाणा के मुख्यमंत्री की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली जाएगी, देशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। इस दौरान सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने सरकार पर संवेदनशीलहीनता का आरोप लगाते हुए कहा कि मृतक युवक की मौत की मजिस्ट्रेट जांच होनी चाहिए और दलित पर हो रहे अत्याचारों पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। इसमें साफ नजर आ रहा है कि सरकार का रवैया ठीक नहीं। अगर सरकार का रवैया ठीक हो तो प्रशासन हमेशा सरकार के कहने से ही, शासन के कहने से ही कार्य करता है। जब सरकार में ही संवेदनशीलता ना हो तो हम कैसे इंसाफ इनसे उम्मीद करें। और यही कारण है कि 10 दिन से महापंचायत जो बुलाई गई थी 16 तारीख को, उसने फैसला ये लिया है कि अगर पुलिस ने बगैर परिवार की परमिशन के पोस्टमार्टम कर दिया और उसके बाद पुलिस ने 12 घंटे का, बिल्कुल ये बात हो चुकी है, हम यहाँ से चलेंगे, डीसी ऑफिस जाएंगे, नायब सैनिक जी का पुतला फूकेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें भी पूरा हरियाणा इकट्ठा हो रहा है। आज पंचायत में सभी स्टेट, कई अलग अलग स्टेट से भी आए हुए थे, हरियाणा के लोग सभी इकट्ठे हुए थे। सभी की ये मांग है कि जब तक, हमारी तो मांग ये विशेष तो यही है कि मतलब जब तक न्याय नहीं होगा हम निपटे। जो हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई है उसका 2 दिन का समय होता है। जब तक उसका निर्णय नहीं आ जाता तब तक कमेटी के सदस्य ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा संविधान का जो हम उल्लंघन करें। और जो आज की पंचायत देश प्रदेश से लोग आए हुए थे उनके ऊपर कमेटी ने मंथन कर जो 3 दिन का समय दिया हुआ है डेड बॉडी के बारे में, हाँ जी, मांगा हुआ है 3 दिन का। समालखा के पपौली गांव स्थित आर्य समाज मंदिर पर 13 जुलाई को हुए विवाद में सरपंच पति शिव कुमार रावल ने मीडिया समक्ष पहली बार अपना पक्ष रखते हुए कहा कि कुछ लोग राजनीतिक द्वेष के चलते आर्य समाज को ढाल बनाकर पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने दावा किया कि मंदिर वाली भूमि पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज है और वहां बस स्टैंड और यज्ञशाला बनाने की योजना है, जिसकी सहमति पूर्व में ट्रस्ट और ग्रामीणों से ली गई थी। वहीं आर्य समाज से जुड़े सतराम आर्य, यशपाल आदि ने शिव कुमार पर हवन के दौरान निहत्थे लोगों पर हमला करने का आरोप लगाया और सख्त कार्रवाई की मांग की। थाना प्रभारी नीरज कुमार ने बताया कि घटना से पहले जांच चल रही है, लेकिन उससे पहले ही विवाद हो गया। जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई होगी। और देखिए, एक वीडियो पिछला जो रविवार था, दिनांक 13/7/2025 से सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में है। वो उस दिन का विषय ये था कि वो पूरी की पूरी जो भूमि है वो ग्राम पंचायत की है और लैंड का रिकॉर्ड मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा। ये भूमि जैसे मिले कागजात हैं, ये सिजरा है, ये जो प्रॉपर्टी आईडी है ग्राम पंचायत की वो उसके पेपर हैं और जो मोटा मोटी जो पूरा नक्शा है उस लैंड का वो ये है। ये पीडब्ल्यूडी रोड है और ये जो मुख्य सड़क है जलमाना अड्डे से जो बापोली में एंट्री करती है। बार एसोसिएशन समालखा ने बुधवार को प्रधान शिव कुमार रावल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें वकील शिव कुमार रावल पर पुलिस ने एक तरफा कार्यवाही के विरोध में कार्य बहिष्कार करते हुए आरोप लगाया गया था कि 2 पक्षों के बीच हुए विवाद में पुलिस ने वकील और सरपंच प्रतिनिधि शिव कुमार रावल के पक्ष की अनदेखी कर केवल दूसरे पक्ष की एफआईआर दर्ज की, जबकि वकील पक्ष पर जानलेवा हमला हुआ। एसोसिएशन ने इस न्याय के खिलाफ बताया और मांग की कि पुलिस दोनों पक्षों की सुनवाई कर निष्पक्ष जांच करे। तब तक न्याय नहीं मिलता जब तक बार एसोसिएशन ने कार्य स्थगित रखने का फैसला लिया।
बाकी बार को भी हमने उसके लिए बोल दिया है, उनके भी सपोर्ट मिलेगा। अगर कोशिश रहेगी कि वो भी हमारे साथ लगेंगे। दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनका आरोप है कि एक ही दम आप सस्पेंड करें, उनकी किसी की राय नहीं ली गई। इसके बारे में क्या कुछ नहीं, उनकी राय ले ली थी। अमित रेड्डी हमारे साथ थे कल, और उसके बाद उनका विचार बदल गया था। उन्होंने शुरू में मेरे साथ थे, बाद में कुछ उनकी राय गई। उनका 2 वकीलों का जो झगड़ा आपस में चला हुआ है, वो चाहे कह रहे थे कुछ उनका वो है डिस्प्यूट। अब भाई हमारे दोनों वकीलों की मीटिंग कराएगा, समझौता कराओ, या उसके खिलाफ एक वकील के खिलाफ कार्रवाई करो। वो बार एक वकील के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने बुधवार को पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से हरियाणा विधानसभा से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने विधायक गणों से लेकर विधानसभा कर्मचारियों के ऑफिस भवन संबंधी आदि की जरूरतों को पूरा करने और ऐसी समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया। हरियाणा में बदमाशों के हौसले बुलंद है। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला के बेटे कर्ण चौटाला को धमकी मिली है। बता दें कि कर्ण चौटाला को वॉइस मैसेज करके बोला गया कि अपने पिता को समझा लो वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। साथ ही अभय चौटाला के दूसरे नंबर पर भी कॉल की गई थी। जब अभय चौटाला के निजी सचिव ने फोन नहीं उठाया तो अभय चौटाला के नाम वॉइस मैसेज भेजा गया, जिसमें धमकी दी गई थी। वॉइस मैसेज में मिली धमकी में कहा गया कि हमारे काम में अड़चन नहीं बने वरना प्रधान के पास भेज देंगे। इस धमकी के बाद कर्ण चौटाला की तरफ से चंडीगढ़ सेक्टर 3 पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई है। बता दें, इससे पहले इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष नफे सिंह राठी की भी बहादुरगढ़ में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रात को 11 बजे का समय था जब मेरे फोन पे फोन आया। जब मैंने कॉल पिक किया तो आगे से पहले तो कुछ बोले नहीं, फोन काट करके फिर उन्होंने एक वॉइस नोट भेजा, जिसमें सीधा सीधा उन्होंने परिवार को एक मैसेज दिया इस प्रकार का कि एहतियात बरते, हमारे रास्ते में ना आए, नहीं तो हमारे को मजबूरन कोई ना कोई आपके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैं सारी बात आपके आगे फिलहाल डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि मैटर पुलिस के अधीन है। एक बार पुलिस इसमें क्या जांच करती है और क्या अपनी तरफ से हमारे को जवाब देती है, उसके बाद मैं आपके आगे सारी बात डिस्क्लोज कर पाऊंगा। लेकिन हैरानी की बात यह है, कल रात को जब मैं स्वयं जाकर के कंप्लेंट देख के आया, तब से अभी तक ना तो कोई हरियाणा पुलिस की तरफ से और ना ही कोई चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से बावनीखेड़ा के रतेरा में 7 जुलाई को एक व्यक्ति पर अज्ञात युवकों द्वारा जानलेवा हमला कर गंभीर घायल कर दिया गया। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने देर रात पहले तो घर की मेन बिजली को बंद कर दिया। जब घर का मालिक सुरेंद्र गली में लाइट देखने आया तो अंधेरे का फायदा उठाकर उस पर हमला कर दिया गया। हमलावरों की पहचान कर पाना मामले में सिरदर्द बना हुआ है। सुरेंद्र की पत्नी शीला के बयान पर अज्ञात हमलावरों के खिलाफ धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मंगलवार को 6 आरोपियों को गिरफ्तार करा, जिसमें से 4 रतेरा और 2 मुजादापुर हिसार जिले से हैं। अभी 2 आरोपियों की तलाश में पुलिस और छानबीन कर रही है। सभी गिरफ्तार आरोपियों को भिवानी कोर्ट में पेश किया गया। दिनांक 7/7/2025 को हमारे सूचना मिली, गांव रतेरा में एक सुरेंद्र नाम का आदमी है जिसको किसी अनजान व्यक्तियों ने चोट मार दी। उसके बाद हमने उसकी पत्नी का हमने स्टेटमेंट लेकर एफआईआर दर्ज कर दी, जिसमें मजरूब सुरेंद्र के काफी चोटें लगी हुई सिर में। मारने वाला का कोई पता नहीं था। उसके बाद हमने 2-3 दिन में उसका मौके पे गांव के काफी कैमरे वगैरह चेक करके कुछ संदिग्ध कुछ जानकारियां मिली, जिसके आधार पर रतेरा गांव के 4 लड़के और 2 हैं मुजाहिदपुर के। 6 आदमियों को गिरफ्तार किया और 2 अन्य अभी बकाया है जिसका नाम आ चुका है।
उनको हम जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां पिछले कई दिनों से चल रही बारिश के चलते आम राहगीरों को परेशानियां हो रही हैं। साथ ही अनेक रास्तों पर भी पानी जमा हो गया है, लेकिन अब बरसात के कारण आम लोगों को महंगाई से भी जूझना पड़ रहा है। अब सब्जियों और फलों के दाम आसमान छूने लगे हैं और आम लोगों को खरीद से बाहर होते जा रहे हैं। वहीं दुकानदारों का कहना है कि बरसात के चलते सब्जियां मंडी में कम आ रही हैं, जिसके कारण सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं। वहीं दुकानदारों का ये भी कहना है कि पिछले 1 महीने में सब्जियों के दाम दुगने से भी अधिक बढ़ चुके हैं, क्योंकि मंडी में भी सब्जी महंगे दामों पर खरीदी जाती है। यहाँ हफ्ते में एक बार तो मंडी में आ ही जाती हूँ सब्जी लेने। आजकल सब्जियों का दाम इतना ज्यादा बढ़ गया है जिससे हमारा सारा का सारा बजट बिगड़ गया है। ये खीरे ही हमें 60-60 रुपए किलो मिल रहे हैं और पिछले हफ्ते तो और भी ज्यादा महंगी थी। तो सारा घर का जो बजट है ना वो पूरी तरह बिगड़ा पड़ा है सब्जी और फ्रूट्स के दाम की वजह से। सब्जी भाई बहुत आकाश छूरी है, इससे अच्छा तो मिर्च के साथ खा ले, पानी के साथ रोटी खा ले तो भी बेहतर है। रसोई ये बजट की बात करें, सब्जी महंगी है तो बजट कितना डगमगा रहा है? बजट तो बिल्कुल डगमगा रहा है, नॉर्मल आदमी तो रह नहीं सकता, कैसे जिएगा बताओ। सब्जी खरीदने आए हो, किस तरह से कितनी क्या महंगाई है? बहुत ज्यादा महंगाई है। कितना फर्क पड़ गया पहले से? दुगना तिगना। तो क्या सब्जी खरीदना मुश्किल हो रहा है? बिल्कुल सर, ऐसा बाजार और पहले से अब महंगाई दुगनी तिगनी हो गई, जिससे रसोई का बजट बिगड़ा हुआ है। सर एक्चुअली में सबसे मोटा रीजन ये है बारिश का है। एटमॉस्फेयर खराब होने की वजह से सब्जियों के दामों में इजाफा हुआ है। सबसे पहले गुआर पहले 40-50 रुपए किलो हुआ करता, अब वो 50 रुपए पाव हो चुका है। भिंडी 30-40 रुपए किलो हुआ करती, अब वो 60 रुपए किलो हो गई है जाके। जैसे करेले हैं वो 50-60 रुपए किलो हुआ करते थे, अब वो 30 रुपए के पाव हो चुके हैं। ये सबसे मोटा नुकसान है हमारे को, ये कस्टमर खरीद नहीं पा रहे हैं। सेल में भी फर्क पड़ा है? सेल में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। तो इस मौसम में सब्जियां बरसात के कारण खराब हो जाती है, जो रेट तेज रहते हैं इसमें 1 महीने तक इसी भाव रहेंगे। अगर बात करें आलू बुखारा किस रेट में बिकता है? आलू बुखारा बढ़िया वाला 100 रुपए, बाकी 1.5 किलो 1.25 किलो 100 रुपए के। अनार की बात करें? अनार 80 रुपए 100 रुपए। पपीता है, आम है? आम 100 के 2 किलो, पपीता 50 रुपए। कहने का मतलब ये है कि फल फ्रूट में अभी किसी भी तरह से आम आदमी को राहत नहीं मिलेगी। और सब्जियों के बजाय फल फ्रूट में से मध्य है। सब्जियां अभी इस मौसम में तेज है, फ्रूट मध्य है। सब्जी का रेट में कुछ बहुत ज्यादा हो गया है थोड़ा बहुत, क्योंकि की वजह से बाहर की सब्जी नहीं आ रही है। चारों मेरे बरसात हो रही है, इस वजह से सब्जी में तेजी आ गई। सौदा ज्यादा आता है तो ज्यादा बिक्री होती है, अब तेज है तो तेज में फर्क तो पड़ता ही है। आलू तो समझो 20 रुपए किलो, 18-20 रुपए किलो चल रहे हैं। टमाटर जो है 40 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, जो पहले 20 रुपए किलो था 50 रुपए किलो, 40 रुपए किलो। और सब्जियां वो और सभी में तेजी आ गई। घिया की बात करें तो घिया भी जो है पहले 10 रुपए किलो थी, फिर 20 हुई, अब जो है 30 रुपए किलो बिक रही है, 40 बिक रही है, क्योंकि सब्जी की। खीरा सलाद में लोग यूज करते हैं, तो अब कितना क्या फर्क पड़ा है खीरा का भी दुगना भाव हो गया है। पहले 20 रुपए किलो था, 40 रुपए किलो का खीरा हो गया। बिक्री भी कम होगी? बिक्री तो कम होगी, तो पहले ज्यादा ले जाते तो अपना हिसाब से ले जाते। हिंदरी क्षेत्र में बुधवार की दोपहर 2 चचेरी बहनों ने रेस्ट हाउस के नजदीक से पश्चिमी यमुना नहर में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। दोनों ने अपने मोबाइल और बैग को किनारे पर रखा था। दोनों कुरुक्षेत्र के एक गांव की रहने वाली थी। घटना के समय आसपास मौजूद कुछ लोगों ने दोनों युवतियों को नहर में छलांग लगाते हुए देखा। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची इंद्री थाना पुलिस ने स्थिति का जायजा लिया और सर्च ऑपरेशन के लिए गोताखोरों की टीम को बुलाया। चला कुछ भी बात का कुछ भी वो नहीं पता जी। बार मेरे फोन घर, मैं पापे की रोटी लेकर जा रहा था जी, मेरे पास फोन गया घर से, तो क्या लगा अभी मेरे भतीजे का फोन गया, निशा और रीना कहा नहर में कूद गई। इस बात का कोई पता नहीं जी।
कितने टाइम से काम कर रही थी? ये 1.5-2 साल हो गए जी। हाँ जी, बस आया करती और बस जाया करती जी लेने। कोई विवाद वगैरह था कुछ आपस में घर में? नहीं जी, कुछ भी कोई मैटर नहीं था जी घर में, कोई भी ना कोई लड़ाई ना कोई बड़ाई, अच्छे आराम से जाती छोरियां आराम से आया करती। अचानक ये कूद कर ये अचानक क्यों है जी? किसी ने शक वगैरह है कि जी भैया फिलहाल तो कुछ नहीं है जी। हाँ जी। तो घर पता चला कभी कोई इस प्रकार की पहले भी? नहीं जी, कुछ भी ऐसी कोई बात नहीं हुई है जी। शादी हो रही है इनकी? नहीं जी, लड़कियां कुंवारी है जी दोनों। एक लड़की कूदी नहर में रेस्ट हाउस के पास और एक उसके पीछे पीछे कूद गई। जो उनके परिजन पहुंचे हैं, तो एक का नाम निशा और एक का नाम रीना बताया जा रहा है। अविवाहित है दोनों और बस इटली में अपना नौकरी करती थी प्राइवेट। जो शुगर मिला कारण सामने आया सर? कारण का भी कुछ नहीं पता चला। बाकी उसके परिवार वाले भी ऐसा लग रहा है यहीं थे, वो भी तभी आगे एकदम। अभी सर्च अभियान चलाया? हाँ, सर्च अभियान चल रहा है। पानी का भाव तेज है, ढूंढ रहे हैं। कितनी बता रहे हैं? एक की उम्र 26 साल थी, एक की 24-25। अनमैरिड। तो कुछ बताया चप्पल वगैरह मोबाइल वगैरह कुछ? अब मोबाइल अपना बाहर बैग और मोबाइल बाहर रखकर कूदी थी। पता लगा आपको? मैं तो भाई करनाल जा रहा था, करनाल से भी पता है, भाई का फोन आया था मेरे पास, भाई ऐसा ऐसे कर रीना नहर में कूद गई और तू कहाँ पर है? मैं कहा भाई मैं करनाल हूँ। तो उसको साथ के साथ वहां से मैं चल दिया। ये जन सी रीना लड़की है, ये मेरे खुद की पड़ी अपनी है। तो आपके पास ही रहती थी? नहीं, मेरी बहू के पास रहती थी। काम तो करती थी? काम ये मेरे से पहले किसी पर करती थी, अब इसने ड्यूटी चेंज कर ली तो बात अलग है। तो मेरी परसों बात हुई इसके साथ, परसों बात हुई मेरे साथ। पूरा कहाँ पे? कोई कंपनी थी? कंपनी थी किशनपुरा से, वही फैक्ट्री है वहाँ पर। जब आपसे बातचीत हुई कोई ऐसी मेरी परसों बात हुई थी इसके साथ, लड़की के साथ, भाई मैं तेरे साथ हरिद्वार चलूंगी 19 तारीख को। मैं ठीक है बेटे, 19 तारीख को मेरे साथ हरिद्वार चलिए। तो ये मेरे को बोल ली, उनको भाई मेरे को खुद हरिद्वार तू ले जाइएगा, मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगा। मेरे पास कोई इसने मेरे को मैं कोई तेरे माँ का कोई दिक्कत आ रही, इसने बैंड में ठीक है, उनको भाई मैं ठीक नहीं हूँ, इसने बात तो कही, फिर भी मैं समझा नहीं इसको। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।